वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज आज हम यहां पर कोई वीडियो लेक्चर मतलब कोई टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हमारा टेस्ट है, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, जो भी 7 दिन में पिछले 7 दिनों में हमने जो भी पढ़ा उसका टेस्ट आपका संडे को होता है। आज हमारा जो टेस्ट है एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 1 है। इससे पहले हमारे 4 हॉर्टिकल्चर के टेस्ट पेपर हमने देखे थे। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन टेस्ट पेपर को सोल्व नहीं किया है, तो आप उनको सोल्व जरूर करें, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम यहां पर बात करेंगे एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 1। सेम पैटर्न वही है, 40 क्वेश्चन आपके पास हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स होते हैं हमारे पास 160 मार्क्स। तो आप लोगों को सेम आप एक रजिस्टर ले, रजिस्टर में आप 1 से लेकर 40 तक नंबर नोट करें। उसके बाद जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन बोलूं तो आपको आंसर देना है कंटिन्यू। अगर आपका राइट आंसर होता है तो आप उस पर टिक मार्क कर ले। आप एंड तक पूरे 40 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देखें, बिल्कुल अच्छे से जवाब दे। उसके बाद में आप मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितने गहरे पानी में हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जेट वाले स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है कि अब आपको 2 महीने और मिल गए, मतलब गोल्डन चांस आपके पास है। आप बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर फाइट कर सकते हो, इसीलिए कंटिन्यू तैयारी करते रहे बिल्कुल अच्छे से। एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, वो भी बिल्कुल सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हिंदी इंग्लिश, हिंदी वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैं आपको क्वेश्चन को हिंदी में भी बताऊंगा प्लस इंग्लिश में भी बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में, अगर आप ICR की तैयारी कर रहे हो, BHU की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहां पर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हो, तब भी अगर कॉलेज में आप जाते हो तो पढ़ाया तो आपको इंग्लिश में जाएगा। हो सकता है वहां का जो मीडियम हो वो हिंदी हो, इसीलिए आप इंग्लिश वर्ड पर फोकस करें। इतना ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और फटाफट से मतलब सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सके। फटाफट से बस सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार जय जवान जय किसान लिख दो, जय गणेशाय करते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी टेस्ट पेपर 1 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 160। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वर्किंग ऑफ द सोइल इन द एंटायर इन सच अ वे दैट नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इज नॉन एज। मतलब हमें ऐसा कल्टीवेशन करना है जिसमें प्लांट के कोई भी रेजिड्यूज हमारे फील्ड में नहीं बचे। तो किस टाइप का कल्टीवेशन हम करेंगे फील्ड के अंदर? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्लीन टिलेज, ऑप्शन नंबर बी है सब सोइलिंग, ऑप्शन नंबर सी है ब्लाइंड टिलेज, ठीक है ना, ब्लाइंड है यहां पर, एंड ऑप्शन नंबर डी है पडलिंग। तो क्या करेंगे भाई, हमारा राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई फटाफट आंसर दे, जल्दी से आंसर दे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लीन टिलेज हो जाएगा। क्लीन टिलेज मतलब ये होता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से टिलेज करेंगे हम बहुत बार, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी प्लांट रेसिड्यू हमारा नहीं बचे। आगे बढ़ते हैं भाई। पडलिंग का तो सबको पता है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेट ICR में कि पडलिंग क्रिया किस क्रॉप में की जाती है। तो पडलिंग किसके अंदर करते हैं? राइस के अंदर करते हैं। फील्ड में पानी भरकर पाटा लगाते हैं, ठीक है ना, उसको पडलिंग बोलते हैं। क्यों करते हैं पडलिंग? देखो पडलिंग करने से क्या होता है, जो जमीन होती है उसके जितने भी छिद्र होते हैं, पोर स्पेस, वो सारे भर जाते हैं। और भरने की वजह से क्या होगा, खेत में पानी भरा रहेगा, क्योंकि पानी चाहिए भाई क्रॉप को। जो राइस है उसको पानी चाहिए, तो पानी भरा रहेगा। दूसरी बात, जो राइस है उसमें खरपतवार काफी ज्यादा उगते हैं, तो खरपतवार भी कंट्रोल होंगे, खरपतवार पर नियंत्रण होगा, मतलब वो गल जाएंगे, नहीं उग पाएंगे। देखो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, लेकिन आज आप इस वीडियो से 100 क्वेश्चन आप सीख के जाने वाले हो, ठीक है ना। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी उन क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पावर टिलर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। भाई पावर टिलर आप सभी जानते हो, पावर टिलर एक तरीके से एक ऐसा ट्रैक्टर होता है जिसको ऐसे पकड़ के चलाते हैं। उसके बाद आजकल सीट भी आने लग गई है, ठीक है ना, जिसमें पीछे टिलर लगा रहता है टिलेस के लिए, कल्टीवेटर के लिए। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में कब आया, तो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1951, 1953, 1961, 1963। तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963 में सबसे पहले पावर टिलर इंडिया के अंदर आया। देखो
जो पावर टिलर है इसका जो कॉन्सेप्ट रखा था सबसे पहले वो जापान ने रखा था, ठीक है। किसने रखा था? जापान कंट्री ने रखा था, और ये रखा था 1920 में। 1920 में तो कॉन्सेप्ट रखा उन्होंने कि कोई पावर टिलर बनाना चाहिए हमें, ठीक है, जो एक तरीके से हाथ से चले। उसके बाद में इन्होंने 1947 मतलब 17 साल बाद इन्होंने अपना पावर टिलर मार्केट में उतार दिया। फिर इतने तेजी से पावर टिलर बनने लगे कि इंडिया में 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द मैक्सिमम आइडियल टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप कल्टीवेशन। देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना। मैक्सिमम आइडियल टेम्परेचर मतलब अधिकतम जो तापमान होगा अच्छा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हीट में जो मैक्सिमम, देखो आपको सबको पता है कि जो इष्टतम जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हीट के लिए वो कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करूं कि दाना बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो दाना बनने के लिए 16 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर हम बात करें ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए? ग्रोथ के लिए हमारे पास होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिक आप याद रखना भाई, 25 हाईएस्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सीड रेट ऑफ राइस इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब क्या होता है कि छिड़कवा विधि में चावल जो है उसकी बीज दर कितनी लेंगे। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए, ये सब कुछ केजी हेक्टेयर में है, ठीक है ना। 60 किलो प्रति हेक्टेयर, 80 किलो प्रति हेक्टेयर, 100 किलो प्रति हेक्टेयर, 20 किलो प्रति हेक्टेयर। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग मेथड में जो हम बीज दर लेते हैं वो लेते हैं 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड के लिए हम बात करें, हाइब्रिड का भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखना। हाइब्रिड में हम लेते हैं 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना भाई, नर्सरी लगाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ सीजन टिलेज। देखो ये टिलेज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन लिया गया है। कहने का मतलब है ऑफ सीजन टिलेज का एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन मतलब समझ गए, जब सीजन नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे टिलेज करेंगे तो कौन सा एग्जांपल होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाएगा प्लाउ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लांक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास हैरो। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई, चलिए फटाफट राइट आंसर बताइए। सॉरी मैंने आपको ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के बता दिए ना, ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ सीजन टिलेज। ऑप्शन नंबर ए इंटर कल्टिवेशन, ऑप्शन नंबर बी समर टिलेज, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी टिलेज, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा भाई राइट आंसर? ऑफ सीजन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा समर टिलेज। देखो समर टिलेज मतलब समझ गए, गर्मियों में जो जुताई की जाती है। अब गर्मियों में जो जुताई करते हैं उस टाइम पे ऑफ सीजन होता है, मतलब कोई फसल हमें नहीं लगानी होती, इसलिए समर टिलेज किसका एग्जाम्पल है? ऑफ सीजन टिलेज का एग्जाम्पल है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते हुए चले, और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते हुए चले, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज। टिलेज से एक और क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब प्राइमरी टिलेज मतलब प्राथमिक जो भू परिष्करण करेंगे, तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का एग्जाम्पल उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्लाऊ, ऑप्शन नंबर बी ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी प्लांक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी हैरो। भाई प्लांक्स क्या होता है जानते हो? हिंदी में बोल देता हूं मैं। प्लाऊ मतलब तो एक तरीके से हल, देसी हल वगैरह हो गया। ट्रैक्टर आप सब जानते हो। प्लांक्स मतलब होता है पाटा, पाटा जानते हो ना, पाटा लगाना। और हैरो आप सभी जानते हो। तो चलिए भाई राइट आंसर दीजिए फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? प्लाऊ हो जाएगा। मैंने आपको टिलेज पढ़ाया था तब बिल्कुल अच्छे से बताया था कि प्लाऊ प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से, ये बाकी तीनों सेकेंडरी है, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? प्लाऊ हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खपरा बीटल इज अ पेस्ट ऑफ। देखो खपरा बीटल लगता है, किस में लगता है? आप सबको पता है गेहूं में लगता है। लेकिन क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? खपरा बीटल इज अ पार्ट ऑफ, मतलब
पेस्ट ऑप्स, ठीक है ना, किसका पेस्ट है? ऑप्शन नंबर ए है सीडलिंग, मतलब सीडलिंग में लगता है। ऑप्शन नंबर बी है स्टैंडिंग क्रॉप, या खड़ी हुई फसल में लगता है। ऑप्शन नंबर सी वाइन प्लांट, या फिर वाइन जिन प्लांट से बनाई जाती है उनमें लगता है। या ऑप्शन नंबर डी स्टोर्ड ग्रेन। तो किसमें लगता है खफरा बीटल? किसमें लगता है? जब भी कोई भी फसल का हम भंडारण करते हैं तो भंडारण करने पे लगता है खफरा बीटल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टोर्ड ग्रेन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, विच सीड रेट शुड बी अडोप्टेड फॉर मेज एज अ फोडर क्रॉप। ठीक है, फॉर फोडर क्रॉप। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, लेकिन समझ जाओ, है ना। मतलब चारे वाली फसलों के लिए जो बीज दर लेते हैं मक्का की, जिया, मेज की, वो कितनी लेंगे? ऑप्शन नंबर ए 20 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 25 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 12 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 40 केजी प्रति हेक्टेयर। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। फोडर के लिए, चारे के लिए मुझे जिया मेज की बीज दर चाहिए प्रति हेक्टेयर के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 केजी प्रति हेक्टेयर लेंगे। लेकिन मैं बात करूं अगर हाइब्रिड वेराइटीज के लिए, तो हाइब्रिड वेराइटीज के हम यहां पर कितनी लेंगे भाई? 20 से 25 केजी लेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर संकुल किस्मों के लिए, कंपोजिट वेराइटीज के लिए, तो कितनी लेंगे? 18 से 20 केजी लेंगे। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखो आप रजिस्टर लेके अगर बैठे हुए हो ना, तो नोट करते हुए चलना। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सारे आप नोट करते हुए चलना, बिल्कुल अच्छे से। सारे क्वेश्चन आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूसा सुगंधा 5 इज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। मतलब पूसा सुगंधा 5 जो वेराइटी है कौन सी क्रॉप की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए वीट, गेहूं, ऑप्शन नंबर बी राइस, चावल, ऑप्शन नंबर सी मूंग, ऑप्शन नंबर डी पी। चलिए कमेंट करें भाई फटाफट से। तो पूसा सुगंधा किसकी किस्म है? पूसा सुगंधा 5 राइस की किस्म है, जिसको 2004 में डेवलप किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फेलेरिस माइनर वीड विद द क्रॉप। मतलब फेलेरिस माइनर जो वीड है, खरपतवार है, एक किसी क्रॉप के साथ उगता है, कौन सी क्रॉप में लगता है? ऑप्शन नंबर ए वीट, मेज, राइस, पी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर किस में लगता है? किस क्रॉप के साथ उगता है? गेहूं के साथ उगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीट, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। फेलेरिस माइनर को क्या बोलते हैं भाई? गेहूं सा बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर पैडी स्टोरेज, ठीक है। मतलब मुझे धान को भंडारित करना है, तो भंडारित करने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए? दाने के अंदर कितनी नमी होनी चाहिए? चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर सी 12%, ऑप्शन नंबर डी 14%। चलिए भाई फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 12%। भाई देखो मैं बात करूं गेहूं की, तो गेहूं में भी 10 से 12% नमी होना चाहिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? वापस बोलता हूं, हाउ मेनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। मतलब एक पौधे का डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए कितने एलिमेंट रिक्वायर होते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इतना इजी क्वेश्चन। देखो पेपर जो बनता है उसमें आपके इजी क्वेश्चन भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। इसीलिए इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से रेडी किया हुआ है, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि सभी स्टूडेंट आंसर दे सके। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। 14 एलिमेंट, 15, 16 या 17। तो टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 17 एलिमेंट होते हैं। 17 एलिमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले 16 थे, फिर उसके बाद में निकल खोजा गया, तो कितने हो गए? नया एलिमेंट कौन सा, इस तरीके से पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकल हो जाएगा। भाई सबको पता तो है ना, दो तरीके से क्लासिफाई करो, एक तो करो मेजर, दूसरा करो माइक्रो। मतलब देखो ध्यान दो इधर, यहां पर भाई दिखाई दे रहा है ना सबको? फोकस करना बोर्ड के ऊपर। एक तो होता है मेजर एलिमेंट, दूसरा होता है माइक्रो एलिमेंट, ठीक है। मुख्य पोषक तत्व में 3 आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्ट्रक्चर। मतलब CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर NPK आता है, फिर CMGS आता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी यहाँ कितने आ गए? 9 एलिमेंट आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे? 8 आएंगे। मैक्रो में बोरोन, जिंक, फेरस, मोलिब्डेनम, बोरोन आदि, ठीक है ना, कैल्शियम वगैरह इसमें आएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 12 हमने देख लिया। आई होप आप लोगों के 12 क्वेश्चन अब तक सही निकले होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट से, क्योंकि कुछ भी रफ हो जाएगा तो फिर आप मतलब छूट जाएगा आपका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट खरीफ क्रॉप, मतलब इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, ठीक है ना। चलिए कमेंट करिए फटाफट। ऑप्शन है ग्राउंडनट, मेज, लिनसीड, पेडी। अधिकतर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप और खरीफ फर्स्ट ही देख लेते हैं ग्राउंडनट और ग्राउंडनट लगा देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ग्राउंडनट। क्या ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है क्या? हाँ है, खरीफ है, बरसात में आती है, ठीक है। मेज खरीफ क्रॉप है। लिनसीड, लिनसीड क्या होता है? अलसी होता है, और अलसी खरीफ होता है, और अलसी खरीफ क्रॉप नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? पेडी। तो पेडी तो खरीफ क्रॉप है ही सही। भाई आप लोगों को पता है ना, किसे याद रखोगे? इनमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट काफी ज्यादा। देखो ट्रिक आपको बता देता हूं मैं, ट्रिक थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को इधर ले लेता हूं ताकि इस पर मैं आपको समझा सकूं, है ना। देखना, थोड़ा सा समझना, कैसे याद रखोगे। देखो भाई 3 सीजन होते हैं ना, एक तो होता है हमारे पास खरीफ, एक होता है रबी, एक होता है जायद। अगर मैं इनके नाम बिगाड़ दूं, नाम बिगाड़ने का मतलब समझ रहे हो, जैसे दोस्तों के नाम आप बिगाड़ देते हो, जैसे मैं खरीफ को खरीफ ना बोल के क्या बोलूं? खराब बोलूं। इस खरीफ को मैं क्या बोलूं? खराब। अब खराब कब होता है? खराब हमें लगता है बरसात के टाइम में, कीचड़ ही कीचड़ होता है, बारिश आ जाती है, ठीक है ना। तो उस समय पर जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होती है, जितनी भी फसलें उगी होती है खेतों में, सारी की सारी कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। इसके अलावा रबी की हम बात करें तो रबी, अगर मैं रबी को रबी ना बोल के क्या बोलूं? रवि। और रवि किसका पर्यायवाची है? रवि हम किसको बोलते हैं भाई? सूरज को बोलते हैं। और सूरज हमें कब अच्छा लगता है? बताइए भाई फटाफट से, सूरज कब अच्छा लगता है? सन कब अच्छा लगता है? गर्मियों में? बिल्कुल नहीं, सर्दियों में अच्छा लगता है ना। सर्दियों में कि धूप आ जाए, सर्दी ना लगे, तो उस टाइम पे जो भी क्रॉप खेतों में लगी होगी, जो भी फसलें हो, कौन सी हो जाएगी? रबी सीजन की हो जाएगी। तो आप बिल्कुल इस तरीके से याद रखें, जायद गर्मियों का हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट मेज हाइब्रिड इन इंडिया, मतलब मक्का की सबसे पहली संकर किस्म कौन सी है? भारतीय संकर किस्म। ऑप्शन नंबर ए विक्रम, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी विजय, ऑप्शन नंबर डी गंगा 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा 101 है, ठीक है ना। तो गंगा 101 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन्फ्लोरेंसेस इन राइस इज नॉन एज, मतलब जो धान का पुष्प क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए ईयर, ऑप्शन नंबर बी रेसिमी, ऑप्शन नंबर सी स्पाइक, ऑप्शन नंबर डी पेनिकल। तो क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। जो चावल होता है उसका जो पुष्प क्रम होता है उसको हम पेनिकल बोलेंगे, और जो गेहूं होता है उसके पुष्प क्रम को हम स्पाइक बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्री हैविंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस इज, मतलब कौन सा कंट्री है जहां पर संकर चावल को सर्वाधिक उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कोरोना, कोरोना मतलब समझ गए? चाइना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा, मतलब चाइना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाइना के अंदर सर्वाधिक संकर धान को उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डिजीज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी, मतलब जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए खेरा, ऑप्शन नंबर बी मोजेक, ऑप्शन नंबर सी डायबेक, एंड ऑप्शन नंबर डी व्हीपटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की कमी से खेरा रोग होता है। किस में होता है भाई? ये धान में होता है। और गाइज इस पे मतलब इतने टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है इससे, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें। हर बार आता ही आता है कि खेरा डिजीज किस में होती है या खेरा डिजीज किसकी कमी से होती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। खेरा रोग किसका रोग है? धान का रोग है, जो जिंक की कमी से होता है। इसीलिए जिंक के खेतों में 25 kg जिंक भी डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज, मतलब कृषि का कितना योगदान है जीडीपी में? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कितना योगदान है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 14%, सॉरी 40%, ऑप्शन नंबर डी 60%।
तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने रजिस्टर में पढ़ा, जो सर ने जो रजिस्टर में लिखवाया एग्जैक्ट ऑप्शन वो मिल जाए हमें, हाँ ऐसा हमें नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16% हो जाएगा। कई किताबों में आपको 17% भी मिलेगा। देखो ये घटता बढ़ता रहता है, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर, कभी 14 हो जाता है, कभी 15, कभी 16, कभी 17, इस तरीके से 17.4। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डाइजेस्टिव प्रोटीन क्रॉप। यहां पर ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके प्रोटीन को अच्छे से चबाया जा सकता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइस चावल, ऑप्शन नंबर बी व्हीट गेहूं, ऑप्शन नंबर सी पल्सेस दाल, एंड ऑप्शन नंबर डी एनओडी, मतलब क्या होता है भाई नन ऑफ दीज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा व्हीट। देखो व्हीट में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से चपाती फूलती है, तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्टिव प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट नेट क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, मतलब कितने एरिया में भारत में फसलें उगाई जाती है, मतलब एरेबल जो क्रॉप एरिया है वो कितना है। ऑप्शन नंबर ए 75, ये मिलियन हेक्टेयर में बात करूंगा मैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है MHA मतलब मिलियन हेक्टेयर, 75 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी 100 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 150 मिलियन हेक्टेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी 200 मिलियन हेक्टेयर। तो कितना है नेट क्रॉप एरिया, कितना है, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150 मिलियन हेक्टेयर। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सर 150 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है 142 मिलियन हेक्टेयर, 143 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन आप इसमें देखो ऑप्शन ऐसा आपको मिल ही नहीं रहा, तो क्या लगाओगे, उसके पास वाला आंसर आपको लगाना है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 150 मिलियन हेक्टेयर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सीड ऑफ राइस इज कोल्ड, जो राइस का सीड होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी कैरियोप्सिस, ऑप्शन नंबर डी पॉड। तो क्या बोलेंगे भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैरियोप्सिस बोलते हैं। कैरियोप्सिस किसको बोलते हैं भाई, जो इसका सीड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, IRRI इज इन, मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। देखो ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में ही नहीं सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए कटक, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी केन्या, एंड ऑप्शन नंबर डी मनीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा मनीला। क्या हो जाएगा, मनीला, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बोटानिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट क्या होता है, बाजरा होता है। आपको बाजरा का क्या बताना है, बोटनिकल नेम बताना है, बहुत इजी है भाई, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए एवेना सटाइवा, ऑप्शन नंबर बी पेनिसेटम ग्लूकम, ऑप्शन नंबर सी जियामेज, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा पेनिसेटम ग्लूकम। कहीं पे अगर आपको पेनिसेटम ग्लूकम ना मिले, अगर आगे पेनिसेटम लगा हुआ है पीछे अमेरिकन लगा हुआ है, तो आप उसको राइट लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर खरीफ क्रॉप मेज। ठीक है ना, पीछे मेज लिख लेना भाई, मेज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब मक्का को खरीफ सीजन में जो उगाया जाता है, तो कौन से स्टेट में सर्वाधिक उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूपी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, एंड ऑप्शन नंबर डी KRT कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और सभी सीजन में मक्का को कौन से स्टेट में उगाया जाता है, तो बिहार आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द CRIDA मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट, ये कहां पर है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखो मैंने आपको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको इसको नहीं बताया था। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा, अनंतपुर, ऑप्शन नंबर सी सोलापुर, ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो चलिए कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अनंतपुर हो जाएगा। अनंतपुर कहां पर है भाई, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब तक हमने टोटल कितने क्वेश्चंस देख लिए, अब तक हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं और 25 मिनट अब तक हमें लग गए। कहने का मतलब है 1 मिनट लग रहा है अभी, लेकिन आपको 1 मिनट नहीं देना। देखो यहां पर तो 40 क्वेश्चन, ICR वालों के तो 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में,
जेट वालों के 40 क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के बता रहा हूं, इसके अलावा बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। तो टाइम मैनेज करके चले, बिल्कुल अच्छे से आप टाइम का मैनेजमेंट करें, उसके बाद में आंसर देते हुए चले। जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर दे, जो नहीं आता है आप उसको स्किप करें, उसको आप बाद में करें। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 15 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। भाई रफ कर देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी स्टूडेंट ने। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दे भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। बासमती चावल, भाई चावल आता है ना बासमती चावल, तो उसका आपको टेस्ट वेट बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करें, तब तक मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। कमेंट कीजिए भाई जल्दी से जल्दी, बासमती राइस का टेस्ट वेट बताइए। टेस्ट वेट मतलब भाई हिंदी वाले बच्चे टेंशन ना ले, परीक्षण भार, ठीक है। परीक्षण भार बोलते हैं टेस्ट वेट को, क्या बोलते हैं? परीक्षण भार। परीक्षण भार क्या होता है? 1000 दानों का जो वजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण भार बोलते हैं। 1000 दानों का जो वजन, उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट वेट बोलेंगे। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम यहां पर। क्या बताना है आपको? टेस्ट वेट बताना है। टेस्ट वेट किसका बताना है? बासमती राइस का। बासमती राइस। ऑप्शन आपके पास है 21 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 40 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। चलिए कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर। बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम होता है, मतलब 1000 दानों का वजन 21 ग्राम। अब देखो एक क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, कभी तो बासमती पूछा जाता है, कभी नॉर्मल पूछा जाता है। अगर बासमती नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है कि धान का परीक्षण भार कितना होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 25 ग्राम होगा। दूसरा गेहूं का भी याद रखना, गेहूं का भी आपसे पूछा जाता है, गेहूं का कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन डीएपी। क्या बताना है? बहुत ईजी क्वेश्चन है आपको। द percentage of nitrogen इन डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? चलिए कमेंट करें फटाफट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 16%, ऑप्शन नंबर बी है 17%, ऑप्शन नंबर सी है 18% एंड ऑप्शन नंबर डी है 20%। चलिए कमेंट कीजिए भाई फटाफट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 18% होता है। यूरिया का आपको पता होगा इसे, यूरिया ये क्वेश्चन तो जाने कितनी बार पूछा गया है, 46% होता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, द नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया। बिल्कुल अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट के 40 में से 40 सही निकलनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन समझना, द नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया। इंडिया में इकोलॉजिकल जोन आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 15, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 25 एंड ऑप्शन नंबर डी है 10। चलिए कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 20। बहुत सारे स्टूडेंट ने 15 कमेंट किया होगा। रीजन क्या है? क्योंकि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन नहीं है। इसीलिए याद रखना एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 है, और अगर मैं बात करूं एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो क्लाइमेटिक जोन 15 है। मैं बात करूं राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो 10 है। कृषि जलवायु खंड, एक क्वेश्चन भी जाने कितनी बार पूछा गया है। अगर आप 2000 से लेकर 2019 तक के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको 6-7 बार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास यहां पर? क्वेश्चन नंबर 29 है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग वैलिड फॉर। देखो आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है ना। अगर मैं बढ़िया सजा के लिखूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपको आंसर देना है कंटिन्यू। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 से 2 दिन है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 3 से 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 10 से 15 दिन एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है
15 से 21 दिन। चलिए कमेंट कीजिए। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या भाई? क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि जो मध्यम जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, पूर्वानुमान जानते हो ना भाई, भविष्यवाणी कि बारिश कब होगी, तूफान कब आएगा, तो ये जो पूर्वानुमान लगाते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कितने दिन तक वैलिड रहता है भाई? 3 तरीके से पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक तो लगाया जाता है कि शॉर्ट डे, दूसरा होता है मीडियम और थर्ड होता है लॉन्ग। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कमेंट करें इसका आंसर। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 से 10 दिन हो जाएगा। मतलब जो भविष्यवाणी की जाती है मीडियम, वो कितने दिन तक की जाती है? 3 से 10 दिन। मतलब बोला जाता है कि आने वाले 10 दिनों के अंतराल में कोटा में 12 में ओले गिरेंगे, झालावाड़ में बरसात होगी, ठीक है। तो एक किस प्रकार की भविष्यवाणी हो गई? ये हो गई मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर शॉर्ट की, तो शॉर्ट लगाई जाती है 1 से 3 दिन। मतलब 3 दिन के अंतराल में ओले गिरेंगे, 3 दिन के अंतराल में तूफान आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई हमारे पास? शॉर्ट हो गई। और मैं बात करूं लॉन्ग की, तो लॉन्ग में बोला जाता है एक तरीके से 10 दिन से ऊपर, 10 दिन से ऊपर मतलब 1 महीने तक भी मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस आने वाले 1 महीने में बरसात नहीं होगी, किसानों की जो बुआई होगी देरी से होगी। इस तरीके की जो फोरकास्टिंग होती है वो कौन सी होती है? लॉन्ग वाली होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30, मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब मक्का जो है किस प्रकार का पादप है? चलिए कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है C3 प्लांट, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है C4 प्लांट, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है केम प्लांट, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ऑर्कार्ड प्लांट्स। चलिए कमेंट करें कौन सा पादप है भाई? मेज जो है मक्का किस प्रकार का पादप है? तो किस प्रकार का पादप है? C4 पादप है। C4 पादप मतलब समझ गए, इनमें जो फर्स्ट जो एक तरीके से प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है प्रोडक्टों, क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और मैं बात करूं C3 प्लांट में, देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, याद रखना। इसमें तो क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। और इसमें क्या बनेगा C3 में? इसमें हमारे पास बनेगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मक्का कौन सा हो जाएगा? C4 प्लांट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाल बंट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय। आप लोगों को जब मैंने गेहूं पढ़ाया था, गेहूं के रोग पढ़ाए थे, तब बताया था कि जो कर्नाल बंट होता है किससे लगता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? चलिए कमेंट करिए भाई फटाफट कर्नाल बंट का। देखो कर्नाल बंट नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि सबसे पहले इस रोग को कर्नाल में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम कर्नाल बंट रखा गया। तो कर्नाल बंट जो है किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट ऑप्शन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है? क्वेश्चन नंबर है 31, ठीक है 31 है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पक्षिनिया ग्रेमिनीज, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीज, ठीक है ग्रेमिनीज। आप नोट कर लेना भाई पूरा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टिलिसिया इंडिका, निविसिया इंडिका भी आपको मिलेगा, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है फुजेरियम उडम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो कर्नाल बंट होता है गेहूं के अंदर, वो किसके द्वारा होता है? ये होता है सीलिया इंडिका के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1930 में इसको करनाल में देखा गया था। अब ये भी याद रखना, ठीक है ना, ये पूछ लिया जाता है कि कब देखा गया, तो 1930 में इसको करनाल के अंदर देखा गया था। अगला क्वेश्चन, मोलियर डिजीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले इज कॉज्ड बाय विच नेमेटोड। भी क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया, डायरेक्ट ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना, मोलियर डिजीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले इज कॉज्ड बाय विच नेमेटोड। मतलब जो मोलिया रोग होता है किस किस के अंदर, एक तो मैं बात कर रहा हूं गेहूं की, दूसरा मैं बात कर रहा हूं बार्ले की, जौ की। तो इन दोनों में जो मोलिया डिजीज होता है किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से सुनना, हेटेरोडेरा जेई। ऑप्शन नंबर बी हेटेरोडेरा एविनी। ऑप्शन नंबर सी ग्लोब्लोडेरा ग्रेमिनी, एंड ऑप्शन नंबर डी हेटेरोडेरा ग्रेमिनी कोला। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए भाई फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोडेरा एविनी जो सूत्रकर्मी हैं उनके द्वारा गेहूं और बार्ले के अंदर क्या होता है, मोलिया रोग होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आता है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पेडी फील्ड। जो पेडी के फील्ड होते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा है, क्वेश्चन नंबर 33 है भाई। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल अच्छे से याद रखना, तभी आप टिक कर पाओगे सही से। क्या बताना है आपको, कौन सी गैस निकलती है धान के खेतों से, कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए HCH4, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है
H2S, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है CO2 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है NH4। चलिए कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा CH4, मीथेन गैस निकलती है धान के खेतों से। एक क्वेश्चन आपके ICR BHU सभी एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया अंडर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। देखो ये लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बताना है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एरिया बताना है आपको इंडिया के अंदर कि कितना एरिया है जिसमें शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, परसेंटेज में बात करूंगा, 70%। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 60%। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 50% एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 40%। चलिए कमेंट करें भाई फटाफट से, कमेंट कीजिए भाई फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इंडिया में कितनी जगह पे, कितने एरिया में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किया जाता है। वे सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे सभी स्टूडेंट, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके। क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहां पर 70%। देखो टोटल एरिया है 143 मिलियन हेक्टेयर, इसमें से 108 मिलियन हेक्टेयर पर क्या किया जाता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अपनाया जाता है। इसका परसेंटेज निकालोगे तो 75% निकलेगा, लेकिन इसके अप्रोक्स हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे 70%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। गोल्डन राइस इज अ सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन रिच मात्रा में पाया जाता है, रिच सोर्स है, ठीक है ना। गोल्डन राइस 35, गोल्डन राइस रिच सोर्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी एंड ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारे पास विटामिन ए। जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन के ऊपर। देखो आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना और इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करना। इंडिया के सभी कोने में वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी जगह पे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जेट वाले स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपकी डेट आगे बढ़ गई, हो सकता है आईसीआर की भी बढ़ जाए, बीएचयू की भी बढ़ जाए, यूपी के टेट की भी बढ़ जाए। तो आप इस सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सभी बच्चे लॉकडाउन में घर बैठे अपनी तैयारी कर सके बिल्कुल अच्छे से। आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा एग्रीकल्चर का, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका एग्रीकल्चर का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द बोटानिकल नेम ऑफ पॉपकॉर्न। देखो मैंने मेज पढ़ाया था, मेज के अंदर 7 स्पीसीज आपको बताई थी। ऐसे तो नॉर्मल आपको पता है जिया मेज, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, पॉपकॉर्न का बोटनिकल नेम। ऑप्शन नंबर ए जियामेज इंडुरेटा, ऑप्शन नंबर बी जियामेज इवर्टा, ऑप्शन नंबर सी जियामेज एमाइलेसिया एंड ऑप्शन नंबर डी जियामेज सेकेराटा। चलिए कमेंट करें क्या होगा, पॉपकॉर्न को क्या बोलते हैं, जियामेज इवर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियामेज इवर्टा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियामेज इवर्टा। किसको बोलते हैं, पॉपकॉर्न को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। जो वर्मी कंपोस्ट जानते हो ना, मतलब खाद, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आंट्स चींटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अर्थवर्म्स केंचों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी फंगस कवक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो किसके द्वारा बनाई जाती है भाई, केंचुए के द्वारा बनाई जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, केंचुए के द्वारा। और केंचुओं को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। केंचुआ श्वास कहां से लेता है, अपनी त्वचा से लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारे पास, पर्ल मिलेट ग्रेन कंटेन, मतलब जो पर्ल मिलेट के दाने होते हैं उनके अंदर फैट परसेंटेज कितना होता है, आपको क्या बताना है, फैट परसेंटेज बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 0.5%, ऑप्शन नंबर बी है 2.0%, ऑप्शन नंबर सी है 3.0%, ऑप्शन नंबर डी है 5.0%। चलिए कमेंट करें
आपको क्या बताना है कि जो पर्ल मिलेट है इसके दानों में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो वसा की मात्रा कितनी होती है भाई, वसा की मात्रा होती है 5%। भाई जिन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा ना, उनके 40 में से 40 क्वेश्चन सही निकलने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। 1 ह्यूमन पावर इज इक्वल, मतलब एक ह्यूमन के अंदर, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति, उसके अंदर कितनी हॉर्स पावर होती है। हॉर्स पावर मतलब समझ रहे हो ना, अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 0.1 HP, ऑप्शन नंबर बी है 0.2 HP, ऑप्शन नंबर सी है 0.3 HP एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.4 HP। चलिए कमेंट करें। तो एक ह्यूमन में जो हॉर्स पावर होती है वो कितनी होती है, 0.1 HP होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबका सही निकलना चाहिए। डेप्थ ऑफ डीप टिलेज, मतलब जो गहरी जुताई करते हैं उसमें कितनी गहराई पर जुताई करते हैं। जो डीप टिलेज हम करते हैं उसमें कितनी गहराई पर टिलेज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा, तो डीप टिलेज जो हम करते हैं करीबन 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई पे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हल्की जुताई 5 से 6 सेंटीमीटर, मीडियम 15 से 20 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेथरो टूल है, ये भी याद रखना। फादर ऑफ वीड कौन है, जेथरो टूल है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोस चाहिए, मतलब 2 वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड करता हूँ। एक तो मॉर्निंग को हमारा लाइव क्लास लगता है, पहले 8 बजे लगता था, अब 10 बजे टाइम कर दिया गया है। ठीक है, और इवनिंग को लगता है 6 बजे। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, गूगल पे से आप मुझे पे नहीं करोगे, तो मैं आपको सिर्फ एक ही क्लास प्रोवाइड करवा पाऊंगा। क्योंकि गाइस जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से सबकी इकोनॉमी पे काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है, मतलब इसका रेवेन्यू 2 महीने से बिल्कुल जीरो है। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो वहां पर भी आपको पे करना पड़ता, इसीलिए आपको गूगल पे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे पे कर सकते हैं। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हेल्प के लिए। यह आपका मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आप सपोर्ट जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।